नमस्कार साथियों, मैं मनीष मियाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशन। और आज उसका लेक्चर भी कौन सा है? साथ हम साथ साथ हैं, है ना। तो सर इस साथ साथ में आज क्या पढ़ाओगे आप? तो हम आज पढ़ेंगे पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन, हम फिर बात करेंगे नागालैंड की, फिर हम बात करेंगे बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पूर्वोत्तर का पढ़ना शुरू कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट की जो बात है उसको समस्याओं को जानना हमने शुरू कर दिया था। तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में 3 बड़े मुद्दे हैं, जिनमें सबसे पहला था स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग वाला टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद था अलगाववादी आंदोलन, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, वो भी हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि जो पूर्वोत्तर वाला मुद्दा है वो भी पूरा हो जाएगा। पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं, 7 राज्य कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया था और एक ट्रिक के साथ आपको याद भी करा दिया था। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ओके, और मणिपुर है, नागालैंड है। ये 7 राज्य किसमें हैं? पूर्वोत्तर में आते हैं और इनको हम 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कह करके भी पुकारते हैं। ये सब कुछ हमने जान लिया था। अब पूर्वोत्तर में जो अलगाववादी आंदोलन है उनकी चर्चा हम करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के आंदोलन को। आज की क्लास का आंदोलन क्या है? स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद है। तो देखिए स्वायत्तता की जो मांग है, ठीक है, जो ऑटोनॉमी की जो डिमांड करी जाती है, देखिए अब यहाँ पे स्वायत्तता की मांगों में हम लोगों ने देखा था कि उनकी ये मांग है कि साहब हमारी संस्कृति अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो उस भाषा उस संस्कृति के हिसाब से हमें क्या है अलग राज्य बना करके दे दिया जाए। वहां पर देश से अलग होने की बात नहीं हो रही है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेशली वो क्या मांग रहे हैं, अलग से राज्य मांग रहे हैं। तो ये जो स्वायत्तता की मांग है या अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो कुछ ज्यादा अधिकार चाहते हैं, ये जो स्वायत्तता की मांग है ये करना आसान है, इससे निपटना आसान है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी क्या है भारत के संविधान में प्रावधान करे हुए हैं। समाहार संघ मतलब सबको मिला लेना, सबका समावेश संघ में कर लेना, देश में मिला लेना, इसके लिए ऑलरेडी भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हाँ भैया किसी विशेष जनजाति को या उनकी जो स्वायत्तता है उनकी मांगों को पूरा भारत की केंद्र सरकार कर सकती है। तो संविधान में उसके प्रावधान करे हुए हैं, तो ये स्वायत्तता की जो मांग है उससे आसानी से निपटा जा सकता है। परंतु जब ऐसे आंदोलन हो जिसमें अलगाववाद की बात हो, जहां पे देश से अलग होने की बात हो कि नहीं साहब हम तो देश से अलग होंगे, हमें तो हमारा एक अलग राष्ट्र या अलग देश बनाना है, तब वहां पे समस्या ज्यादा हो जाती है। वो स्वायत्तता की मांगों से भी ज्यादा बड़ी समस्या है। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की हो और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। देखो, परंतु स्वायत्तता की मांग है वहां तक ठीक है कि भैया देखो आज हम सब है ना, आज हम सब हमारी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, आज सब हम हमारी भाषा को बचाना चाहते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि नहीं साहब हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा ये बची रहनी चाहिए, और उसके लिए कुछ स्वायत्तता चाहते हैं, सरकार से कुछ ऑटोनॉमी चाहते हैं, कुछ फ्रीडम चाहते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो स्वायत्तता की मांगे सरकार भी पूरा कर देती है क्योंकि संविधान के दायरे में है। और किसी भी देश की सरकार के लिए किसी भी वर्ग की मांगों को पूरा करना जब आसान होता है जब वो संविधान के दायरे में हो। अगर ऐसी मांग करी जा रही है जो कि संविधान के अंदर अंदर है तो वो आसानी से पूरी हो जाएगी, और दूसरी बात वो किसी वर्ग के खिलाफ ना हो तो भी आसानी से पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे स्वायत्तता की मांगे आसानी से पूरी हो सकती है क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी भारत के संविधान में प्रावधान है। परंतु अब जब कुछ समूह ये मांग करने लग जाए नहीं साहब हमें तो अलग होना है, अलगाववाद का जो आंदोलन है वो चलाने लगे, और ये जो आंदोलन है ना ये कोई किसी क्षणिक में नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये बिल्कुल क्षण में, सेकंडों में, मिनटों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 2-3 साल में खड़ा हुआ हो, नहीं, ये बहुत अच्छी तैयारी से पूरे सिद्धांत का पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी करने के बाद ये आंदोलन की मांग हुई है। मांग से निपटना मुश्किल होता है। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा, और वो 2 राज्य कौन से आइए जान लेते हैं। इन 2 मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। 2 मामलों की आपसी तुलना, 2 मामले कौन से? स्वायत्तता की मांग और अलगाववादी आंदोलन। ये जो 2 मामले हैं इनकी अगर हम तुलना करें तो हमें लोकतांत्रिक राजनीति में कुछ सबक सीखने को मिलते हैं, कुछ हमें सीख मिलती है यहाँ से।
आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। अब आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र, अब देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को। मिजो एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये कहां पर है? मिजोरम में है। मिजोरम और मणिपुर में ये वाला पर्वत क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पहली बात ये, और यहां पर जो जनजाति रहती है, जो ट्राइबल रहता है, उस जनजाति का नाम भी क्या है? मिजो है। ठीक है, ये जो जनजाति का नाम है वो मिजो है। नागालैंड में भी जनजाति है नागा, ठीक है, और यहाँ पर भी जो मिजोरम है उसमें जनजाति है मिजो। तो ये जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र है उसको असम के भीतर ही क्या कर दिया गया? एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। क्योंकि देखिए स्वायत्त जिला बना दिया गया क्योंकि पहले तो पूरा असम ही था और उसमें से ही बना बना करके काट काट करके राज्य बनाए गए। तो पहले ही जो मिजो पर्वत क्षेत्र वाला इलाका है जहां पे जनरली कौन है? मिजो जनजाति के लोग हैं, तो उनको क्या है वहां पे एक स्वायत्त जिला बना दिया गया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। मतलब उस जिला में थोड़े से जो अधिकार है वो यहाँ के लोगों को ज्यादा दिए गए। देखिए स्वायत्त का या ऑटोनोमस बनाने का मतलब ये होता है कि कुछ पावर उनको दे दी जाती है कि भैया आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी अधिक पावर होगी, यहाँ का अंदरूनी प्रशासन आप चला सकोगे, बाहरी जो प्रशासन होगा वो देश की सरकार या राज्य की सरकार लेगी। तो असम के अंदर ही ये वाला जो एरिया है इसको क्या बनाया गया? पहले तो जिला बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दी गई? कुछ थोड़ी बहुत फ्रीडम दे दी गई कि हाँ भाई आप ये काम कर सकते हो, हाँ इन मामलों में आपका ही अधिकार होगा, हमारा नहीं होगा, ये आप कर सकते हो। तो कुछ थोड़ी बहुत दूसरे की तुलना में इसको ज्यादा फ्रीडम दे दी गई। तो आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र वाला जो इलाका है उसको असम के अंदर ही एक स्वायत्त जिला, थोड़ा सा फ्रीडम वाला जिला बना दिया गया है। कुछ मिजो लोगों का मानना था, मिजो जो कि यहाँ के लोग हैं, जो जनजाति है, उसका ये मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। तो कुछ वहां के ऐसे लोगों का कहना है कि जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र है वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में नहीं था, और जब वो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में नहीं था तो इसलिए कभी भी भारत का उसके साथ कोई नाता नहीं है, मतलब वो अलग है और अलग ही रहना चाहते हैं। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। अब 1959 में 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा, मतलब भाई खाने पीने के बिल्कुल ही खत्म हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब जब ये बहुत बुरी स्थिति मिजो की पर्वतीय क्षेत्र की हो गई, अब ये मिजो पर्वतीय क्षेत्र क्या है? जहां पे स्वायत्त जिला है, परंतु फिर भी वहां असम की सरकार के तो अधीन है ही, असम की सरकार के कंट्रोल में। तो असम की जो सरकार है वो समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। मतलब उस अकाल से लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, वहां पे फूड डिलीवरी करने के लिए असम की सरकार सही से काम नहीं कर पाई। और जब सही से काम नहीं कर पाई तो वहां के लोगों में के मन में ये भाव और बैठ गया कि देखो सरकार ने तो हमारा ध्यान रखा ही नहीं, सरकार तो हमारे बारे में सोचती नहीं, सरकार हमें अकाल से बचा ही नहीं पाई। जब सरकार नहीं बचा पाई तो अलगाववादी आंदोलन होना चाहिए, हमें अलग होना है। हम अलग होते तो कम से कम हम असम के भरोसे तो नहीं रहते, हम सरकार के भरोसे तो नहीं रहते, सरकार के भरोसे नहीं रहते तो हम हमारा प्रबंध, हम हमारी मैनेजमेंट, हम हमारी तैयारी खुद करते। ये सरकार जो है, इस सरकार ने जानबूझ करके हमारे को बचाने की कोशिश नहीं करी। हमने लास्ट लेक्चर में एक बात देखी थी कि एक विकास भी बड़ा मुद्दा है बेटा। जब विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता ना, तो भी लोगों में नाराजगी हो जाती है, और जब लोगों में नाराजगी हो जाती है ना, तब वो क्या है, अलग होने की मांग करते हैं। आप अभी एक बार देश का जो मुद्दा है उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, एक बार अपन परिवार की बात करते हैं। परिवार में जैसे 2 भाई 3 भाई होते हैं, फिर उनकी शादी वादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो एक ही फैमिली में रहते हुए आते हैं, परंतु फिर कभी कभार छोटी छोटी बातों को लेकर करके, कि बच्चों को लेकर के, नहीं देख भाई तेरे बच्चे ने इसको मारा, मेरे वाले को ऐसे कैसे मारा, ये क्या करा, वो क्यों करा, छोटी छोटी बातों को लेकर करके। और जब लगता है जैसे कि जो भाई है उनके माता पिता, मतलब जो बच्चे भी घर में खेल रहे हैं उनके दादा दादी, अगर कभी कभार वो किसी को पक्ष ले ले तो दूसरा बोलेगा नहीं आप तो हमेशा ही भैया के पक्ष लेते हो, वो बोलेगा नहीं आप तो हमेशा इन छोटे हैं भाई है इसलिए आप इनके पक्ष ले लेते हो। तो क्या है कि जब किसी को लगता है कि नहीं साहब मेरा साथ तो हमेशा भेदभाव हो रहा है, मेरा तो विकास ही नहीं हो रहा, मेरी तो कभी सपोर्ट ही नहीं ली जाती, फिर क्या है, शुरुआत होती है किस चीज की, विभाजन की। फिर कहते हैं नहीं साहब हमें तो अलग करो, मैं तो अलग रहूंगा, आज से ये जो जमीन है ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा ये है, ये हिस्सा उस भाई का। फिर क्या होता है, विभाजन होता है, बंटवारा होता है। तो यहां पर भी क्या है, विकास एक मेन मुद्दा है कि भाई नहीं सब मेरा सपोर्ट नहीं करो, मेरे सपोर्ट में। या कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं पापा मम्मी ने उसको तो ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे कम दिए, मेरे भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो पढ़ाना लिखाना होता है। ऐसी कहानियां होती है बेटा।
ठीक है, ऐसा आप देखते हैं। तो अब ऐसी जो कहानी है वैसे ही आप यहाँ पर एक बार सपोज करो। अब देखो ये पूरा भारत है, ठीक है, अब पूरे भारत में पूर्वोत्तर इलाके को ऐसा लगता है कि हमारा विकास नहीं हुआ, दूसरे राज्यों का विकास हो रहा है, सरकार वहां ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, सरकार वहां ज्यादा उद्योग बना रही है, सरकार वहां कृषि पर ज्यादा ध्यान दे रही है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, विकास नहीं कर रही है। और अगर विकास होता तो ये अकाल जैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी गया तो कम से कम प्रबंधन अच्छा होना चाहिए था। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सरकार के ध्यान न देने के कारण ही हमें नुकसान हुआ है। और जब ये विकास नहीं हुआ और ये नुकसान हुआ तो लोगों के मन में भावना घर कर गए कि नहीं साहब, सरकार हमारे लिए नहीं सोचती, हम अलग है, और अलग हैं तो इसलिए क्या है, अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना यहां पर शुरू हो गया। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, ठीक है, ये मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो एक ग्रुप सा बना लिया उन लोगों ने। तो मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा, ठीक है, मतलब एक वहां के नेता का नाम है, लाल डेंगा के नेतृत्व में क्या बनाया, मिजो नेशनल फ्रंट बना लिया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू करा। तो 1966 में 1966 में, अब देखिए आप थोड़ा सा इस पूरे को समझने की शुरू करिएगा। 1959 में क्या हुआ है कि अकाल पड़ा, असम सरकार के खिलाफ हुए लोग, फिर मिजो नेशनल फ्रंट बना, और 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करी, ठीक है, कि साहब हमें तो अलग होना है, हम तो आजाद रहना चाहते हैं, और उसके लिए क्या सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया। सशस्त्र अभियान मतलब हथियारों के साथ अभियान चलाना शुरू कर दिया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। तो भारतीय सेना और मिजो विद्रोही जो है उनके बीच में 2 दशक मतलब 20 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। अब जो मिजो नेशनल फ्रंट है जो कि लाल डेंगा के नेतृत्व में बनाया गया, उसने क्या करा, गुरिल्ला युद्ध करा। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है बेटा, गुरिल्ला युद्ध का अर्थ होता है कि बिल्कुल सामने से अटैक नहीं करना, अटैक करना फिर जंगलों में छिप जाना, फिर अटैक करना फिर जंगलों में छिप जाना, उसको कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध, ठीक है ना, कि भाई बिल्कुल सामने आकर के अटैक ना करके छुप छुप करके अटैक करना। तो यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या करा है, गुरिल्ला युद्ध। आप गुरिल्ला युद्ध देखेंगे ना तो गुरिल्ला युद्ध इधर पूर्वोत्तर के राज्य में, और अगर आप कभी कंबोडिया की, वियतनाम की, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी गुरिल्ला युद्ध काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और अगर आपने क्लास 10th में अगर हिस्ट्री में आपको याद हो, आपने अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में पढ़ा होगा, जो गजब के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध ही करा था, ठीक है। तो गुरिल्ला युद्ध काफ़ी फेमस है, विशेष करके जंगलों की तरफ जो एरियाज है उनमें तो ये काफ़ी फेमस रहता है। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए थे। अब पाकिस्तान की सरकार ने उसको क्या करा, सपोर्ट करा। पाकिस्तान की सरकार का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि उस समय तक देखिए बांग्लादेश नहीं बना था, वो पूर्वी पाकिस्तान था, और इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने इनको सपोर्ट करा, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि नहीं साहब भारत में जो लोग हैं वो विद्रोह करते रहे, भारत कभी तरक्की ना करे, भारत कभी आगे ना बढ़े, भारत में ऐसा विरोध चलता रहना चाहिए, भारत में और अलग अलग राज्य, अलग अलग देश बनाने की मांग करे। तो ऐसे पर उन्होंने क्या, मिजो विद्रोही को सपोर्ट करा। और जो मिजो विद्रोही है वो पूर्वी पाकिस्तान जो पहले हुआ करता था उसमें जाकर के अपने ठिकाने बनाते थे, मतलब वहां रहते थे, वहां अपने स्थान बना करके रखते थे, और फिर कभी अटैक करना होता था फिर जाते थे, फिर अटैक करके आ जाते थे, तो अपने ठिकाने बना करके रखते थे। मैंने आपको क्या कहा कि हमने इस चैप्टर में 3 बड़े मुद्दे पढ़े। जम्मू कश्मीर की बात हमने करी, किसका हस्तक्षेप था, पाकिस्तान का हस्तक्षेप था। हमने पंजाब की बात करी, पंजाब में भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हल्का फुल्का हस्तक्षेप लगा ही होगा। और अब पूर्वोत्तर में भी वापस नाम आ रहा है पाकिस्तान की सरकार का, कि पाकिस्तान की सरकार ने कहीं ना कहीं क्या रियलिटी है कि सपोर्ट करा है, ठीक है, और ये जो विद्रोह जो भारत में हो रहा था उस भारत विद्रोह को बढ़ावा दिया है। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। अब जो भारत की सेना है, जो विद्रोही गतिविधियां हो रही थी तो उसके लिए जवाबी कार्रवाई करी, मतलब वो अटैक कर रहे थे तो फिर भारतीय सेना ने भी अटैक करा। ये हमारे इंडियन आर्मी की तस्वीर दिखाई है जिनको हम बारंबार सलाम करते हैं। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हो गई, तो इसे आम जनता को भी कष्ट उठाना पड़ा, ठीक है। अब जो विचार जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है वो तो हमेशा देश के साथ रहे, तो कभी कभार क्या है कि ये ऐसे आंदोलन होते हैं तो जिसमें आम जनता होती है वो भी क्या है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। और एक दफे का मतलब होता है बेटा एक बार, ठीक है। एक टाइम तो ऐसा भी हुआ था कि वायुसेना तक का इस्तेमाल करना। वायुसेना मतलब ये तो जो है हमारी क्या है, आर्मी है, ठीक है, जो जमीन पर रह करके लड़ती है। जो वायुसेना जो वायु में रह करके लड़ेगी उसका भी इस्तेमाल करना पड़ा। और जब सेना ने, यहाँ के स्थानीय लोगों, सेना ने जवाबी कार्रवाई करी तो यहाँ के लोगों में क्रोध, गुस्सा और अलगाव की भावना और घर करके कि नहीं, सरकार तो हमारे खिलाफ गोलियां चलवा रही है, सरकार तो हमारे खिलाफ लाठीचार्ज करवा रही है। तो भाई आप अलगाव की बात करेंगे, आप अलग होने की बात करेंगे तो फिर सरकार
तो उस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी। और भारत की सरकार की तो नीति रही है कि आइए बैठ करके बात करते हैं और बैठ करके बात करेंगे, समस्या का समाधान निकलेगा। परंतु सिर्फ सीधा आकर के सशस्त्र विद्रोह करना, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो विद्रोह कर रहे हैं वो कुछ लोग हैं, परंतु आम जनता की भी तो वहाँ के लोगों को, सरकार को सोचनी पड़ेगी ना। आम जनता को कष्ट थोड़ी दिए जा सकते हैं। तो सरकार ने आर्मी के द्वारा उन लोगों पर कुछ जवाबी कार्रवाई करवाई, तो उससे वहाँ के लोगों में गुस्सा आ गया और अलगाव की भावना और तेज हो गई। 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। अब 2 दशकों तक ये जो बगावत चली, जो सरकार के खिलाफ, जो देश के खिलाफ बगावत चल रही थी, नहीं साहब हमें अलग होना है, सब देश की सरकार, राज्य की सरकार हमारा ध्यान नहीं देती है, तो दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ। ठीक है, मीजो जनजाति के, जो मीजो एरिया के जो लोग हैं वो भी काफ़ी मारे गए, और इधर से इंडियन आर्मी में से भी काफ़ी लोगों को शहीद होना पड़ता है। तो काफ़ी नुकसान दोनों ही पक्षों का होता है। लड़ाई कहीं भी हो, युद्ध कहीं भी हो, संघर्ष कहीं भी हो, नुकसान दोनों ही पक्षों का होता है। तो दोनों ही पक्षों ने ये भाप लिया, मतलब ये महसूस कर लिया कि भाई नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं, और कहीं कहीं तो बिल्कुल जो आम जनता है वो भी मारी जा रही है। तो इससे अच्छा है कि बैठ करके बात करते हैं, समझदारी से काम लेते हैं। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करी। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन मतलब जो यहाँ से निकाले गए और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, ठीक है, तो ऐसा जीवन जी रहे थे जो वहाँ जाकर के रहना पड़ रहा उनको। तो वह लाल डेंगा फिर भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचाया। तो राजीव गांधी जी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचाया। ये है लाल डेंगा। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। बेटा ये जितने भी समझौते हो रहे हैं, ये जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो भी समझौता हो रहा हो, चाहे देश की सरकारों के बीच में, देश के नागरिकों के बीच में, या जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ये सब आपको याद, पंचशील वाला समझौता, ये आपको याद रखने होंगे। तो एक आप जो पॉकेट डायरी वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ उसको फॉलो कर लीजिएगा। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एक शांति समझौता हुआ। तो ये शांति समझौता कहां के लिए है? मिजोरम के लिए होगा, ठीक है ना, मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लिए। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। तो सबसे पहली बात तो क्या हुई, ये बोला गया कि भाई जो मिजो अभी तक स्वायत्त जिला बन रखा था, जो मिजो अभी तक स्वायत्त जिला बना रखा था, अब उसको क्या कर देते हैं हम लोग, राज्य घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राज्य घोषित कर देते हैं। कब बना? 1987 में। 1987 में मिजोरम को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब पूर्ण राज्य बनाने से पहली बात तो यह है कि भैया जितने भी जो राज्य सूची वाले काम होते हैं वो राज्य सरकार के पास चले गए। मतलब काफी हद तक राज्य सरकार के पास पावर आ जाएगी। और राज्य में सरकार किसकी बनेगी? वहां के जो लोकल लोग हैं वो अपनी इच्छा से सरकार बनाएंगे, अपनी संस्कृति को बचाने वाले लोगों की सरकार बनाएंगे। तो एक तो अच्छा पॉइंट ये होगा कि राज्य के पास काफी पावर्स आ जाएगी, ठीक है। अब राज्य के पास उतनी तो पावर मिलेगी, उसके साथ सरकार ने बोला आपको और भी थोड़े बहुत क्या विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है, आपको और भी विशेष अधिकार दिए जाएंगे। आज आपके लिए काम ये है कि आप मुझे बताएंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों को या कौन कौन से एरिया को अनुच्छेद 371 में जोड़ रखा है, आप ही मुझे बताइएगा। तो कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया, लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। तो सरकार ने इतनी बातें उनके सामने रखी कि भाई आपको विशेष अधिकार भी देंगे, मिजोरम को राज्य का भी दर्जा दे देंगे। और मिजो नेशनल फ्रंट को ये बोला कि जो अलगाववादी रास्ते हैं ना, अलग होने की जो बात करते हो ये मत करो, देश के अंदर रह करके अपन मिलजुल करके रहेंगे, यहाँ पर आपकी कोई डिमांड है वो फुलफिल होगी, पर अलग होने की बात नहीं। तो मिजो नेशनल फ्रंट ने बोला ठीक है राजीव गांधी जी, हम अलगाववादी की जो बात है वो छोड़ देते हैं, और संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बन गए। तो लाल डेंगा क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने, और ये तो 1987 के बाद मुख्यमंत्री बने। और जो पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह फैलाने की कोशिश भारत में कर रहा था, वो पूर्वी पाकिस्तान के हाथ से पहले ही छिन गया 1971 में ही छिन गया, ठीक है, 1971 में ही छिन गया, जो कि बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तब फिर पाकिस्तान हमारे यहाँ पे विद्रोह फैलाने की कोशिश करता है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति करी है। तो ये जो समझौता हुआ, ये जो शांति समझौता राजीव गांधी और लाल डेंगा जी के बीच में हुआ था, ये बड़ा ही निर्णायक मोड़ साबित हुआ। और आज मिजोरम पूर्वोत्तर के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है, और आज उसने कला में, साहित्य में और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति करी है। फिर से एक बार एक और मिसाल आती है कि भैया बैठ करके बात करोगे तो समस्या का समाधान निकलेगा, बात करने से ही बात बनेगी। अगर
यहाँ पे लाल डेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट के एक बार ये कोशिश करते हैं कि नहीं सरकार के पास जाते, सरकार से बैठ करके बात करने की कोशिश करते, तो शायद ये समस्या का समाधान पहले ही हो जाता। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए और आज मिजोरम शांतिपूर्ण राज्य के रूप में है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लाल डेंगा जी के बारे में जान लेते हैं। 1937 से 90 तक मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता रहे। ठीक है, 1937 से 90 तक तो इनका टाइम पीरियड है। 1937 में जन्म है और 1990 में इनकी डेथ हो जाएगी। ओके, और फिर मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक है और नेता है। 1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए, जो अकाल आया फिर उसके बाद विद्रोही बन गए। भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करा। तो जो 20 साल तक जो सशस्त्र संघर्ष चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो जो सब नवनिर्मित जो नया राज्य बना था मिजोरम, उसके प्रथम मुख्यमंत्री लाल डेंगा बने थे। चलिए, अब बात करेंगे नागालैंड की। ठीक है, तो मिजोरम की बात कर ली, अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला बच्चों? 1963 में मिला। कब मिला? 1963 में मिला है। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। तो देखिए, नागालैंड की कहानी भी बिल्कुल मिजोरम की तरह ही है, परंतु जैसा हल और जैसा समझौता मिजोरम के साथ हुआ वैसा नागालैंड का अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में खटास नागालैंड के लोगों के है। ठीक है, और सुलह सरकार से नहीं हो पाई है। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। तो अंगमी जापू फिजो, ठीक है, यहाँ वहाँ के व्यक्ति या वहाँ के नेता का नाम है। ठीक है, तो और वहाँ के ये नागा जो लोग हैं, ठीक है, जो जनजाति है, जैसे तस्वीर दिखाई है, ये जो नागा जनजाति के लोग हैं, उन्होंने 1951 में अपने आप को नागालैंड को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। और जो फिजो है, भारत सरकार ने बहुत बार इनसे बातचीत करने के प्रस्ताव भेजे, परंतु इन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। तो अब हिंसक विद्रोह चल रहे थे, तो सरकार ने बोला भैया बैठ करके बात कर लेते हैं। तो इसी ग्रुप में से एक तबका ऐसा था, एक ग्रुप ऐसा था जो बोले ठीक है भाई बैठ के बात कर लेते हैं। अब कुछ लोग तो मान गए, सरकार के साथ आ गए, परंतु कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो विद्रोह चलता ही रहता है। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है। तो नागालैंड की जो समस्या है उसका समाधान होना अभी भी बाकी है, परंतु समय के साथ ये समस्या का समाधान है वो भी हो जाएगा। नागालैंड को संपूर्ण राज्य का तो दर्जा वैसे भी मिल ही चुका है 1963 में, 1963 में। ओके, अब बात करते हैं भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर की 3 समस्याएं थी, स्वायत्तता की मांग, उस स्वायत्तता की मांग में हमने देख लिया कि किस प्रकार से समय समय पर राज्य बना करके सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है। दूसरा, अलगाववादी आंदोलनों में भी सरकार समझौता कर करके बात को सेटल कर लेती है। अब बात करते हैं भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पे आप्रवासी आए, मतलब बाहर से लोग आए। ठीक है, चाहे वो आसपास के देशों से हो या भारत के दूसरे अन्य राज्यों से हो, वो वहाँ जा करके रहने लगे। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि बाहर के लोगों से आए नाराजगी कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए, आज आप घर में हैं, आपका खुद का एक रूम है, सब है, और आज मम्मी बोल दे देख बेटा वो 2 भैया हो रहे हैं, वो 2 भैया पूरे साल यहीं आएंगे, यहीं रहेंगे, तेरे ही रूम में रहेंगे, तेरा ही रूम शेयर करेंगे। ठीक है ना, अब आप बोलो अरे यार वो भैया आएंगे तो मेरे बेड पे सोएंगे, मैं कहाँ सोऊंगा, वो मेरी टेबल पे बैठ करके पढ़ेंगे, मैं कहाँ पढ़ूंगा, मेरे सारे संसाधनों को, मेरे सारे रिसोर्सेज को वो दोनों भैया हड़प लेंगे। गलत बात है, विद्रोह करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात है। और वो भैया चाहे आपके मौसी के, मामा के, चाची के, किसी के लड़के हों, आपके रिश्तेदारी हैं, पर फिर भी नहीं यार गलत है। तो वो जैसे वो आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा नहीं यार यहाँ तो सब कुछ जो मुझे जो प्यार मिलता है वो प्यार में क्या है, कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो यही बात क्या है, पूर्वोत्तर राज्य पहले अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं, उसके कुछ ज्योग्राफिकल कारण है, काफी कारण है, वो हम लोगों ने देख लिए। परंतु अब जब पूर्वोत्तर राज्य में आसपास के देशों के लोग आकर के वहाँ बसने लगे, भारत के अन्य राज्यों के जाकर के वहाँ पे लोग बसने लगे, तो उनको ये लगा कि जो हमारे यहाँ के संसाधन है ना, उनको ये हड़प लेंगे, यहाँ की जमीनों पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये लोग तो बहुसंख्यक हो जाएंगे एक समय के बाद और हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमारी संख्या कम हो जाएगी, हमारे जो संसाधन है वो हमारे संसाधन ही सारे खत्म कर देंगे, हमें कोई भी जो सुख सुविधा जो मिलती हुई आई है वो आगे नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन भारी लोगों का विरोध किया जाए, तो वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
इसकी एक खास समस्या पैदा हुई, स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ उसके मन में गुस्सा है। तो जो भी बाहर से आप्रवासी आते थे तो उनको यहाँ की जनता बाहरी समझती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ इनका गुस्सा है, जो कि आंदोलनों के रूप में प्रदर्शित किया गया, जो कि एक तस्वीर आपके सामने। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिनिधि के रूप में देखती थी। तो अब भाई दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो, और किसी अन्य देश से जो आए लोग हैं, उनको यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती कि भाई दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, कोई दूसरे देश से कोई व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नागरिकता ले लेगा, यहाँ रहने लग जाएगा, तो क्या होगा, एक तो हमारे रोजगार में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। क्यों, हमारा राज्य है तो हमारे राज्य में पहले रोजगार हमें मिलना चाहिए, बाहर के राज्य का है, दूसरे देश का आकर के व्यक्ति यहाँ पे रोजगार के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो राजनीतिक सत्ता है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसमें भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कल को अगर बाहर के लोग ज्यादा आए, वो बहुसंख्यक हो गए, तो फिर वो अपने मनपसंद की सरकार बनाएंगे, और हो सकता है उनके मनपसंद की सरकार हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, हमारे लोगों के विचारों के खिलाफ हो, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। इसलिए क्या है, ऐसे लोग जो बाहर से हैं आए हैं उनको बाहर ही रहने देना चाहिए। देखिए दूसरे राज्यों का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग चले जाते हैं। अब ये आप ये सोचेंगे कि अन्य देशों के लोग क्यों, देखो भैया बांग्लादेश जो है बिल्कुल सटीक में है, जुड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करना आसानी से कर लेते हैं। और जैसे हमने देखा था कि जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो 80 लाख लोग क्या है आसपास के एरियाज में चले गए थे। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई ये तो गलत है, तुम हमारे कंट्री में क्यों आ रहे हो, आप वापस जाइए। तो बाहरी देश से जो आ रहे हैं उनका विरोध करना ठीक है, उनका विरोध करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वे दूसरे देश वाले नागरिकों को, पर वो भी जब आए थे तो शरणार्थी के रूप में आए थे। शरणार्थी के रूप का मतलब क्या होता है कि शरण मांगी है कि भाई हम अभी समस्या में हैं और प्लीज हमें शरण में लीजिए, हमें अपनी अंदर रख लीजिए जब तक कि हमारी समस्या प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं हो जाती है, ठीक है, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो फिर चले जाएंगे, पर वो गए नहीं। तो यहाँ के जो लोग हैं, पूर्वात्तर के लोग हैं, उनको लगता है कि भाई बाहरी देश से जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं हमारे राज्यों में, और दूसरे राज्यों के लोग हैं तो उनको ये लगता है कि भैया हमारा जो पूर्वोत्तर है वो पहले से पिछड़ा हुआ है, हमारे पूर्वोत्तर में इतना विकास नहीं है, और आप लोग दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आ जाओगे, हमारे संसाधन ले लोगे, सब कुछ आप कर लोगे, हमारे यहाँ पे जो नौकरियां हैं उनको भी थोड़ी बहुत नौकरियां हैं वो भी आप ले लोगे, तो फिर हमारा विकास कैसे होगा। तो उनके मन में ये भावना है कि नहीं सब ये भारी लोग हैं और इनको भारी रहना चाहिए। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हत्या रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को ये लगता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्या है, यहाँ के लोगों की जमीन हत्या रहे हैं, मतलब यहाँ के लोगों की जमीन अपने पास ले रहे हैं। आंदोलनों की कुछ तस्वीरें आपके सामने। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी हुई। तो ये जो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने क्या है, राजनीतिक रंग ले लिया, लोग पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे, ठीक है, ग्रुप संगठन बनाने लगे, सरकार को ये बात दर्शाने लगे कि साहब ये बात तो गलत है, और कभी कभार हिंसक घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। 1979 से लेकर के 85 तक चला असम आंदोलन भारी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो 79 से लेकर करके 85 तक, ठीक है, 79 से लेकर के 85 तक असम आंदोलन जो चला वो भारी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके, ये तस्वीर आंदोलन की। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है, ठीक है। तो 1971 में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय हमने देखा कि 80 लाख लोग भारत में आ जाते हैं बांग्लादेश से या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से। तो अब यहाँ के लोगों को लगता है कि जो बहुत सी मुस्लिम आबादी है वो क्या है, असम में आकर के बसती जा रही है, सेटल होती जा रही है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। तो यहाँ के लोगों के मन में ये भावना घर कर गई कि भैया जो बांग्लादेश से लोग आए हैं तो वो लोग अगर उनको पहचान करके वापस उनके अगर देश नहीं भेजा गया तो एक समय ऐसा होगा कि जो असमी जनता है, जो आसाम की जो ओरिजिनल जनता है, जो हमेशा से सदियों से यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। और ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये बहुसंख्यक होते जाएंगे समय के साथ, और जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तो फिर नौकरियों में इनको ज्यादा पावर मिल जाएगी, राजनीतिक जो सत्ता है, जो पॉलिटिकल पावर है वो इनके हाथों में ज्यादा चली जाएगी, हमारा जो पूरी पावर है वो पूरी पावर खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर दूसरे लोगों के हाथ में पावर चली गई तो वो हमारी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। तो कुछ आर्थिक मसले, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रही। जैसे असम में तेल, ठीक है, आप ये डिगबोई वाले क्षेत्र देखेंगे, डिगबोई जगह का नाम है वहां पर, तो ये प्राकृतिक तेल बहुत अच्छा है। चाय के लिए तो असम के बागान फेमस रहे ही हैं।
कोयले, ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन है इन सब के होने के बावजूद भी क्या है कि असम क्या रहा है, थोड़ा सा गरीब क्षेत्र रहा है। और ये चीज आप देखिएगा कि अगर भारत को मैं इस प्रकार से दो भागों में देखता हूं, ये पश्चिमी भारत, ये पूर्वी भारत। अगर पूर्वी भारत में आप देखेंगे ना बच्चों, तो वहां पे प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। उसके नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी वो राज्य थोड़े से गरीब हैं। और इन पश्चिमी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधन कम है, परंतु ये राज्य विकसित काफी है, ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि इन राज्यों में अच्छी टेक्नोलॉजी है, इन राज्यों में निवेश जो करा गया है वो ज्यादा करा गया है, वहां पर नहीं करा गया। तो विकास का तो मुद्दा एक हमेशा रहा ही है उन राज्यों में, इसीलिए वो कहीं ना कहीं उनके मन में स्वायत्तता की मांग के भाव उठे, अलगाववाद के भाव उठे, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी गरीबी थी। तो इन लोगों को ये लगा कि भैया बाहर से और लोग आ जाएंगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो मतलब और ज्यादा गरीबी की तरफ हम लोग जाएंगे। ये चाय के बागानों की आपको तस्वीर दिखाई है। ओके, यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इनको ये लगा कि भाई यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है वो बाहर भेज दिए जाएंगे। जब बाहर भेज दिए जाएंगे तो यहाँ की जो असम की जनता है उसको कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्टार बना लीजिएगा। 1979 में कौन सा संगठन बना? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे शॉर्ट में आप क्या कहेंगे? आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो किसका? विद्यार्थियों का है, ठीक है, छात्रों का ये संगठन है। आप एक बात और नोटिस करिए कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, उनका कितना बड़ा योगदान है। जब हमने इंदिरा गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ा था तो गुजरात और बिहार के आंदोलन किसने शुरू करे? स्टूडेंटों ने शुरू करे। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो जो आंदोलन चला रहे हैं वो स्टूडेंट चला रहे हैं। तो एक संगठन बनाया गया आसू, जिसने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया कि जो जितने भी विदेशी हैं जो दूसरे देशों से आए उनको वापस उनके देश में भेजा जाए। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ की जनता ने माना कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है वो बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को, यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये कुछ प्राकृतिक संसाधनों की तस्वीर दिखाई गई है। चट्टाने हैं, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, जो ऑयल है वो है, ये सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया। 1979 में आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया, ठीक है, ये जो है उसका एक लोगो आपको दर्शाया गया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। तो आसू एक क्या है? छात्र संगठन है, स्टूडेंट यूनियन है। इसका जुड़ाव किसी राजनीतिक दल, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। ये तो छात्रों का संगठन था और इनकी यही मांग थी कि भैया जो विदेशी है उनको बाहर भेजा जाए। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट है, भविष्य हमारा है, कल को ये सारे रोजगार यहाँ ले लेंगे, सत्ता में ही आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे भैया? तो हमारे पास हमारी पावर रहनी चाहिए, इसलिए इनको बाहर भेजा जाए। आसू का आंदोलन अवैध आप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज करने के खिलाफ था। अब आसू का आंदोलन किन किन के खिलाफ था? अवैध आप्रवासी, जो इलीगल तरीके से हमारे राज्यों में एंटर हो चुके हैं, जो कोई पासपोर्ट, वीजा नहीं, दूसरे देश से इलीगली हमारे देश में एंटर हो गए, हमारे एरियाज में एंटर हो गए, उनके खिलाफ था कि उनको वापस भेजा जाए। बंगाली लोग, जो कि जनरली बांग्लादेश से उस समय युद्ध के समय 80 लाख लोग आ गए, और कोई भी अन्य लोग जिनका दबदबा अब हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, असम में हो रहा है, उन लोगों के खिलाफ था। और मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट बनती है कि कौन कौन वोट डाल सकता है, उसमें जो लाखों अप्रवासियों का नाम दर्ज कर दिया गया है, जो लाखों लोग बाहर से आए उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि उनको भी वोट की पावर दे दी, और वोट की पावर दे दी मतलब यार वो अपने हिसाब की सरकार बनाएंगे, वो हमारी संस्कृति के लिए क्यों सोचेंगे, क्योंकि वो तो हमारे एरिया के हैं ही नहीं। तो ऐसे लोगों का जो नाम जोड़ा गया है वो भी मतदाता सूची में से नाम हटाया जाए। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। तो 1951 तक तो चलो भाई जो भी बस गए ठीक है, परंतु 1951 के बाद जितने भी लोग असम में बाहर से आकर के बसे हैं उनको बाहर वापस भेजा जाए। ये असम के तस्वीर, नृत्य की कुछ, डांस की कुछ तस्वीर है। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। तो इस आंदोलन में कई तरीके आजमाए गए और असम की हर वर्ग की जनता को इससे जोड़ा गया और बड़ा अच्छा खासा समर्थन इस आंदोलन को मिलता है। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई, बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का भी नुकसान हुआ। तो हिंसक घटनाएं हुई, ट्रेजेडी काफी हुई, काफी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और आर्थिक नुकसान जो है वो भी हुआ है। तो कहीं भी झगड़ा होगा तो आर्थिक नुकसान तो होना ही, जन और धन की हानि होगी ही होगी। तो ये जैसे तस्वीर जो है पैसों की दिखाई गई है कि पैसों का नुकसान हुआ था।
आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश करी गई थी। तो रेलगाड़ियों की आवाजाही रोकी गई और बिहार में जो बरौनी तेल शोधक, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी थी, ठीक है, ऑयल को रिफाइन करने की जो रिफाइनरी होती है, ठीक है, जो पूरा फैक्ट्री उद्योग होता है, वहां पर भी क्या है, उन कारखानों में तेल आपूर्ति को रोका गया कि तेल की सप्लाई वहां नहीं होने देनी चाहिए। जैसे आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेलों को रोका जा रहा है। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू करी। तो 6 साल तक सतत अस्थिरता चलती रही। सतत का तो लगातार इनस्टेबिलिटी चलती रही, ठीक है, वहां सरकारें नहीं है, बन रही है, गिर रही है, अस्थिरता चलती रही। उसके बाद फाइनली राजीव गांधी जी वाली सरकार थी, तो उन्होंने आसू के नेताओं के साथ बातचीत करना शुरू करा और इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। इसको असम समझौता कहा जाता है, इंग्लिश में असम अकॉर्ड कहा जाता है और हिंदी में असम समझौता कहा जाता है। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो सरकार ने यह बोला कि भाई बांग्लादेश युद्ध के दौरान 1971 के दौरान जो भी अगर यहाँ पर आया है तो उनकी पहचान करेंगे और उनको वापस भेज देंगे। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम है असम गण परिषद। तो आसू जो एक स्टूडेंट यूनियन है और एक असम गण संग्राम परिषद, इन दोनों ने मिलकर के अपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली जिसका नाम रखा गया असम गण परिषद। असम गण, असम की जो जनता है उसकी परिषद है, उसकी पार्टी असम गण। गण का मतलब क्या है, जनगण, ठीक है। तो असम गण जो है उसकी परिषद रखी गई। ये तस्वीर युद्ध की दिखाई गई थी क्योंकि यहाँ पे युद्ध का जिक्र हुआ है ना कि बांग्लादेश युद्ध के बाद। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो असम गण परिषद है 1985 में इस वादे से सत्ता में आई कि भैया हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और सरकार ने समझौता भी कर लिया है और जल्द ही जितने भी विदेशी लोग हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा और हम कैसा असम बनाएंगे, स्वर्णिम असम बनाएंगे, गोल्डन असम बनाएगा। तो बहुत ज्यादा चौतरफा विकास होगा, सारी तरफ विकास ही विकास होगा, सबके लिए सुनहरे अवसर होंगे और यहाँ के जो संसाधन होंगे वो असम की जनता के लिए होंगे। असम समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो असम समझौते से शांति तो कायम हो गई, ठीक है, राजनीति का भी चेहरा बदला, स्थिरता आई, धीरे धीरे चुनाव भी समय समय पर हुए, परंतु जो आप्रवास वाली समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। वो लोगों को बाहर नहीं भेजा गया और जो आप्रवास है वो भी थोड़ा नहीं रुक पाया। बहारी का मसला अभी भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। तो ये जो बहारी का जो मामला है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं वो मसला अभी भी असम में और पूर्वोत्तर के राज्यों में है। और देखिए ये बात तो वैसे पूर्वोत्तर की मांग भी सही है कि जो बाहर के देशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी पहचान कर करके तो भेजना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के जो संसाधन हैं उन पर उनका अधिकार होना चाहिए, जिससे कि भैया वो अपनी संस्कृति को बचा करके रख सके। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी भारत के सभी लोग वहाँ पर जाकर के रह नहीं सकते, ठीक है, और कुछ विशेष एरिया में नहीं जा सकते। उसमें कारण ये है, सरकार का ये पॉइंट है कि एक तो उस एरियाज में जनजातियाँ हैं, तो हो सकता है कि कोई दूसरे राज्य से व्यक्ति जाए तो वो उनको हानि पहुँचा दे, और ये भी हो सकता है जो दूसरे राज्य से व्यक्ति जा रहा है वो उन जनजातियों को हानि पहुँचा दे। ऐसा नहीं है। तो कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत लिमिटेशंस, कुछ रोक है, और वो रोक क्यों लगाई गई है, जिससे कि हम सब यूनाइट रह सके, हम सब एक रह सके, ठीक है, हम अलग ना हो। तो समय समय पर अगर किसी राज्य ने या किसी वर्ग ने मांग करी है तो सरकार ने उनकी मांगों को माना है और इस प्रकार से माना है कि हम सब मिलजुल करके एक रह सके। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। तो ये समस्या त्रिपुरा में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी जो शुरुआत से यहाँ पर रह रहे थे वो आज वो खुद ही अल्पसंख्यक हो गए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। अब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी चकमा शरणार्थी। देखिए बेटा, ये जो आपको एक तस्वीर दिखाई है ये एक चकमा ग्रुप है, उसकी बच्ची है, तो उस समुदाय की एक तस्वीर दिखाई। चकमा लोग कहाँ के हैं? ये चकमा लोग। ये चकमा का अर्थ वो नहीं है कि धोखा दे करके निकल जाना है, ठीक है ना, मैं यहाँ खड़ा था कब मुझे चकमा दे के निकल गया पता ही नहीं चला, वो चकमा नहीं। चकमा यहाँ पर एक जनजाति का नाम है। ये जनजाति आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? जनरली ये देखने को मिलती है चटग्राम पहाड़ियों में। चटग्राम पहाड़ी में। चटग्राम पहाड़ी कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। चटग्राम पहाड़ी है बांग्लादेश की,
वहाँ पर ये चकमा आपको जो जनजाति है, जो वर्ग है, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये भारत के मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर भी है। और इनका जो मूल माना जाता है कि ये शुरुआत से कहाँ पर के हैं, ये तिब्बत के हैं, ठीक है, तिब्बत के हैं, म्यांमार के हैं, जो बर्मा जिसे पहले कहा जाता था वहाँ के हैं। फिर बाद में बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गए चटकाम पहाड़ी से, और फिर ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ गए। तो ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का भी कहना है कि जो चकमा शरणार्थी है, ठीक है, जिन्होंने ये जो चकमा वर्ग के लोग हैं जिन्होंने शरण ली थी भारत की, उनके खिलाफ भी थोड़ा सा गुस्सा है कि भाई इनको भी बाहर भेजा जाए। अंगमी जापू फिजो 1904 से 1990 नागालैंड की आज़ादी के नेता, नागा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष बने, भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करी, भूमिगत हो गए, मतलब अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड कहाँ जाकर के हो गए, पाकिस्तान की शरण ली, और जीवन के अंतिम 3 दशक मतलब आखिरी जो 30 साल है वो कहाँ पर गुजारे, ब्रिटेन में गुजारे। ये है अंगमी जापू फिजो। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा जो पूर्वोत्तर का मुद्दा है वो भी कंप्लीट हुआ, और ये लेक्चर नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।